अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज हमने जो है कल से जो है हमने सर्जरी सिस्टमिक सर्जरी के लेक्चर जो स्टार्ट किए हुए थे। तो अभी जो हमने आज का जो दूसरा लेक्चर है वो हमारा पार्ट 2 होगा ब्रेस्ट से रिलेटेड। इसमें हम जो है बिनाइन कंडीशंस को देखेंगे और इंशाल्लाह जो कल जो है इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कल जो है ब्रेस्ट सर्जरी के ऊपर जो लेक्चर है वो ब्रेस्ट कैंसर और उसके ट्रीटमेंट के साथ जो है वो खत्म कर दिए जाए। तो विदाउट एनी डिले हम जो अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एब्रेशन ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। ठीक है, सिंपल मीनिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहना चाह रहा है कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ जो वुमेन की ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस कभी कभी जो है बिनाइन कंडीशन प्रोड्यूस करवा सकती हैं और उन बिनाइन कंडीशन को सम अप करके जो है एक ग्रुप में कर दिया गया है जिसको हम एब्रेशन ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंडीशन आ सकती हैं? इसमें आपकी आ सकता है फाइब्रो एडिनोमा आ सकता है। ठीक है, इसमें फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आ सकते हैं, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आ सकते हैं या फाइब्रो एडिनोसिस आ सकता है। ठीक है, इसमें जो है आपका आ सकता है फाइब्रोसिस आ सकती है। ठीक है, इसमें जो है डक्टेक्टेरिया वगैरह भी आ सकते हैं जिनको आज हमने जो है वो बारी बारी आगे जो है वो सब कुछ है वो डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें ग्लैक्टोरिया ग्लैक्टोसिल वगैरह वगैरह सब कुछ आ सकती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? क्लिनिकल फीचर अगर हम सबकी बात करें तो कंबाइंड क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम बात करें तो लंपीनेस आपको फील होगी, इन सब में आपको लंपीनेस फील हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नॉन साइक्लिक मिस्टैल्जिया भी आपको जो है फील हो सकता है, मिस्टैल्जिया भी जो है वो फील हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में हम बात करें तो अगर हम कंबाइनली बात करें तो आपने सबसे पहले तो जो है, क्योंकि ये एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको जो मास जो है वो फील हो रहा था, तो यू हैव टू रूल आउट द मिलिग्नेंसी। ठीक है, मिलिग्नेंसी को रूल आउट करने के बाद जो है वाया ट्रिपल असेसमेंट जो कि हमने इससे पिछली वीडियो में अपनी इन्वेस्टिगेशन में देख लिया। तो व्हाट इज ट्रिपल असेसमेंट? आपने सबसे पहले जो है वो हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है। दूसरे नंबर पर आपने जो है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, वाया एमआरआई यूएसजी एंड मेमोग्राम। ठीक है, उसके बाद जो अपनी हिस्टोपैथोलॉजी आपने करनी होती है वाया बायोप्सी, और बायोप्सी में भी जो हम यूज करते हैं एफएनएसी। ठीक है, जो कि बहुत रेयरली चीज यूज होती है इन ब्रेस्ट कंडीशन में। अब हाँ, अगर सिस्ट वगैरह है तो उसमें हम जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप एस्पायरेट भी कर लेते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू भी है। उसके बाद जो है हमने एफएनएसी के बाद जो है जो मोस्टली जो हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ या यू कैन से के बायोप्सी ऑफ चॉइस यूज होती है, तो वो कोर बायोप्सी यूज होती है, उसमें भी ट्रू कट जो बायोप्सी है वो आ जाती है। उसके बाद इंसिनल बायोप्सी है। तो ये सारी की सारी जो है हिस्टोलॉजिकल जो है असेसमेंट है, ट्रिपल असेसमेंट। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट आपने क्या करना है? असेसमेंट के बाद आपने रूल आउट कर देना कार्सिन अगर कोई कैंसर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने रीअश्योर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काज। फाइब्रोएडिनोमा है उसकी अलग ट्रीटमेंट हो सकता है, फाइब्रोसिस्टिक चेंज है उसकी अलग ट्रीटमेंट हो सकता है, डक्टेट एरिया का जो है वो अलग ट्रीटमेंट हो सकता है। इसको हम जो है फर्दर आगे देखते हैं। बहरहाल बताना मकसूद ये था कि ये एक्चुअल में है क्या। इसको हम एनडीपी कहते हैं। ठीक है, एब्रेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ इन्वोल्यूशन। बेसिकली दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ये वो बताना चाह रहा है कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ मेनार्की से लेकर टील मेनोपॉज तक जितने भी आपके ब्रेस्ट में या वुमेन की ब्रेस्ट में जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के दौरान जो भी आप में बिनाइन कंडीशंस हो रही होती हैं, इन्होंने इनको सम अप करके एक ग्रुप में डाल दिया, एब्रेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे का सारा आपको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी के। व्हाट इज फाइब्रोएडिनोमा, व्हाट इज फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, सिस्ट क्या है, गैलेक्टोरिया क्या है, मिस्टेल्जिया क्या है, फाइब्रोसिस क्या है, फिलेरियस ट्यूमर क्या है, डिक्टेरिया क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो ये सारी के सारे चेंजेस होते क्यों हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है आज वो है फाइब्रोएडिनोमा। तो फाइब्रोएडिनोमा इट इज अ मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, आपके जो ब्रेस्ट के जो लोब्यूल्स होते हैं उन उनका अंदर जो स्ट्रोमा होता है उसकी जो है ओवर ग्रोथ हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो पहले बता चुका हूँ कि ये जितनी भी सारी कंडीशन है ये आपके अंडर द हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से जो है वो आपको बिनाइन कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें जो है आपका स्ट्रोमा एंड लोब्यूल्स है उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है।
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, वो बात मैं दोबारा नहीं बता रहा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। दूसरी बात जो आपने मोस्ट कॉमनली याद रखनी है इसमें, वही याद रखना है कि ये किन वुमेन्स में जो है वो, या किन लड़कियों में जो है मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एज फैक्टर जो आपने कभी भी नहीं भूलना, 15 टू 25 ईयर्स ओल्ड जो होती हैं वुमेन्स, ठीक है, उनमें जो है ये फाइब्रोएडेनोमा ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन इट कैन बी अकर ओकेजनली इन ओल्डर एज ग्रुप आल्सो, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, 15 ईयर्स, जस्ट अज्यूम 21 years old female presented to you, ठीक है। अब वो कह रही है उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, वो अब एक्सप्लेन करी है। आई हैव अ लंप इन अ ब्रेस्ट, ठीक है, लंप इन अ ब्रेस्ट, ठीक है, और पेनलेस है वो, ठीक है। पेनलेस के साथ साथ वो कह रही है कि दैट इज फर्म, ठीक है, ये जो लंप है वो फर्म है, और ये रबरी लाइक है, रबर लाइक है, एंड दैट इज मोबाइल। जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि ये मोबाइल मास है। तो ये हो गई फाइब्रोएडिनोमा की क्लिनिकल फीचर। जो मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ वो ये बना के दे रहा हूँ कि एज क्या थी, 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द इनिशियल इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस इन दिस केस, ठीक है, व्हाट इज इनिशियल इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस। तो एज क्या है, 21 है, ठीक है। तो 21 में हमने जो है हमेशा पहले पिछली वीडियो की जब हमने इन्वेस्टिगेशन देखी थी, तो अगर एज लेस देन 35 हो तो आपने हमेशा यूएसजी की तरफ जाना है, अनलेस इफ देयर इज नो, इफ देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, अगर यही औरत जो है 21 ईयर्स एज के साथ आती, और साथ में आप जब हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते तो आपको पता लगता कि इसकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें जो है कोलोरेक्टल कैंसर भी था इसके अंकल को, या इसकी वो मदर को था ओवेरियन कैंसर था, या इसकी बहन को जो था वो ब्रेस्ट कैंसर था जिसकी डेथ हो गई, देन यू शुड नीड टू गो फॉर एमआरआई रादर देन यूएसजी, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपने एमआरआई परफॉर्म करनी है, कहाँ आपने जो है वो यूएसजी परफॉर्म करनी है। तो ये मैंने क्लिनिकल फीचर बता दिए। एक वुमन आई 21 ईयर ओल्ड के साथ, उसने कहा कि मुझे फर्म रबी लंप इन द ब्रेस्ट है जो कि पेनलेस है, और वो मोबाइल मास है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन में बता दी कि आपने क्या करना है। आपने ट्रिपल असेसमेंट इनमें लाजमी करनी थी। फैमिली हिस्ट्री ले ली आपने, फैमिली हिस्ट्री के बाद जो है आपको केस दिया गया, फैमिली हिस्ट्री बता दी गई है, उधर कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल एग्जाम भी कर लिया। जब आपने क्लिनिकल एग्जाम किया तो ये मोबाइल मास था, जिसको हम आल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं, ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपसे इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट पूछ सकता है। तो एमआरआई यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री नील है, कोई भी कैंसर नहीं था फैमिली में, तो आपने जो है यूएसजी की तरफ जाना है अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आ जाओ, तो ये जो फाइब्रोडिनोमा है ये कुछ केसेस में जो है वो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर भी होते हैं, इनको कहते हैं जॉइंट फाइब्रो एडिनोमास, ठीक है। असेसमेंट के बाद ट्रिपल असेसमेंट के साथ जब आपको पता लग जाए कि इसी रखे तो फेब्रोएडिनोमा, अगर तो ये स्मॉल एडिनोमा है तो कोई जरूरत नहीं है, आपने पेशेंट को जो है वो रीअश्योर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट लिख देता हूँ। आपने जो है पेशेंट को रीअश्योरेंस फॉर स्मॉल फाइब्रो एडिनोमास, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, दैट इज कंसीडर्ड जॉइंट फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है। तो इसके लिए जो है फिर आपने इसकी जो है रिमूवल करना होता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिजायर, जो है आपने इसका रिमूवल कर देना अगर कॉस्मेटिक अपीयरेंस डिस्टर्ब हो रही है। और अकॉर्डिंग और पेशेंट अगर स्मॉल ट्यूमर भी है तो पेशेंट को जो वो कॉस्मेटिक कंसर्न्स है तो आपने उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर से छोटा है तो आपने उसको रिश्योर कर सकते हैं पेशेंट को, लेकिन अगर वो नहीं मारा तो आपने पेशेंट की जो है वो डिजायर पर अमल करना है कि वो आखिर में चाहता क्या है। आगे हमारी जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल में होता है कि आप देख रहे हो स्टोमा है, ठीक है। तो ये सोमा में आप देख रहे हो कि ओवर ग्रोथ ऑफ द सोमा ल्यूब्यूल्स आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि फाइब्रो एडिनोमा सोमा में ओवरग्रोथ हुआ पड़ा है। दूसरी बात जो आपको मैंने यहाँ बतानी है कि जब आप यूएसजी करोगे तो आपको जो है यहाँ पर पॉपकॉर्न अपीयरेंस नजर आएगी। ये आपकी वहाब डॉगर की बुक में नहीं बताया हुआ कि क्या अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आपको हर डिजीज के साथ उसके जो रियल प्रेजेंटेशन है, उसके एक्सरेज हैं, या उसकी जो है बायोप्सीज वगैरह है, या उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड्स वगैरह वो मैं आपको दिखा दूंगा एक्चुअल में ये होता क्या है। तो पॉपकॉर्न अपीयरेंस आपको यहाँ नजर आ रही है, पॉपकॉर्न से बने हुए हैं। तो पॉपकॉर्न अपीयरेंस जो आपको फेब्रुअरी में जो वो नजर आती है, ठीक है।
तो दिस आई थिंक सो कोई क्वेश्चन होना चाहिए, एक अच्छे से इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि एक्चुअल में फाइब्रोएडेनोमा होता क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है फिलेटस ट्यूमर, ठीक है। तो फिलेटस ट्यूमर जो है ये बेसिकली लेस कॉमन देन द आपका जो है फाइब्रोएडेनोमा में होता है, लेकिन ये उन पेशेंट में मोस्टली होता है जो कि प्री एग्जिस्टिंग जिनमें जो है फाइब्रोएडेनोमा होता है, लेस कॉमन है बट कैन occur in patient with pre-existing फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है। तो ये लेस कॉमन है, ठीक है। और इसका जो आपका पैटर्न आपने याद रखना है, एज पैटर्न याद रखना है कि ये जो है ओवर द एज ऑफ 40 ईयर जो है वो आपको जो है देखने को मिलता है, थर्ड और फोर्थ डेकेड ऑफ लाइफ में जो है आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली आपने 40 ईयर ऑफ एज को जो है वो याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर फेलोइडस ट्यूमर के साथ आपके पास पेशेंट आ जाए तो आपने, ये सारी बातें यहाँ पर एज है, तो पिछली वीडियो में पिछली सेल में हमने फाइब्रोएडेनोमा देखा, ठीक है। उसमें एज थी 15 टू 25 ईयर्स, वहां पर हमने जो है वो यूएसजी जो है वो परफॉर्म की थी। लेकिन अगर यहाँ फेलोइडस ट्यूमर के साथ पेशेंट आ जाए तो अपने ट्रिपल असेसमेंट में जो इमेजिंग मोडेलिटी जो यूज करनी है वो आपने इसमें जो है वो मेमोग्राम यूज करना है, अनलेस इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, फिर आपने जो है एमआरआई को जो चूज कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद इस कंडीशन को हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं सीरोसिस्टिक डिजीज ऑफ द बॉडी, सीरोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रॉडीज, ठीक है। या हम इसको सिस्टोसार्कोमा फेलोइडस भी कहते हैं, लेकिन रेयरली जो है ये कंडीशन जो है वो सिस्ट में चेंज होती है, या ये रेयरली जो है ये सार्कोमा में चेंज होती है, इनके कम चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स आ जाओ तो एक पेशेंट है, पेशेंट ऑफ 35 इयर्स ऑफ प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक, ठीक है। अब वो कंप्लेन कर रही है कि देयर इज अ लास्ट, अच्छा एक बात याद रखनी कि फिलोइडस ट्यूमर बहुत बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू फाइब्रोएडेनोमा, ये इन्वॉल्व पूरी की पूरी ब्रेस्ट को जो वो इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी। फाइब्रोएडेनोमा जो है वो ज्यादा से ज्यादा बड़े भी होंगे तो वो 10 सेंटीमीटर वगैरह इतने हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिलोइडस ट्यूमर है वो 10 टू इन्वॉल्व द होल योर ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये बहुत बड़े जो है वो ट्यूमर होते हैं। अब वो क्लिनिकल फीचर में आपको वुमेन जो है वो कंप्लेन कर रही होगी कि आई हैव अ वेरी लार्ज मास इन माय ब्रेस्ट, ठीक है, लार्ज मैस, और ये भी जो है मोबाइल होता है, डिस्पाइट ऑफ इट्स लार्जर साइज, ये भी मोबाइल होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहती है कि देयर इज अ बोजेलेटेड सरफेस, ठीक है, जब वो टच करती है ना अपने ये लम्ब को, तो उसको ना उबरी खुबरी जो है, यू कैन से आप कभी गांव में गए हो, एक होता है आपका कारपेटेड रोड, अगर आप गांव के रोड देख लो तो वो टूटे हुए होते हैं, ठीक है, कहीं से उभरे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी जो एक क्लिनिकल फीचर है फिलेटस ट्यूमर का वो है बोजिलेटेड सरफेस, उभरी हुई, ठीक है। आगे मैं पिक्चर में दिखाऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। दूसरी बात, अंडरलाइंग नेक्रोसिस हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इन पेशेंट में जो है वो अल्सरेटेड स्किन के भी चांसेस हो सकते हैं, अल्सरेटेड स्किन के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर ये सार्कोमा में कन्वर्ट हो जाए तो इट कैन स्प्रेड विया ब्लड सप्लाई, हेपेटोजेनियस स्प्रेड इसका मोस्ट कॉमनली होता है, और ये कहां पर करता है, लंग्स में। ये जो बातें बता रहा हूँ ये बेसिकली मैं आपको हाथ धोकर से रहा हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मैंने ऐड किए हैं डिफरेंट बुक से, ये आपने लिख लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो इमेटोजीनियस स्प्रेड का उसने बताया हुआ है ओके, लेकिन ये नहीं बताया हुआ है कहाँ पर ये स्प्रेड होता है, ठीक है। वो आपसे एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो अल्सरेटेड स्किन जो है आपको देखने को मिलती है, लार्ज मास होता है, ठीक है, वो मोबाइल होता है डिस्पाइट ऑफ इट्स लार्जर साइज, बोलेटेड सरफेस होती है, लंपी बम्पी सरफेस जिसको हम कह सकते हैं, और अल्सरेटेड स्किन होती है ड्यू टू अंडरलाइंग ऑनगोइंग नेक्रोसिस की वजह से, ठीक हो गया। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट ये है आफ्टर ट्रिपल असेसमेंट, अगर तो कोई भी आपको आपके पास मेलिग्नेंसी नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट एक तो ये है कि आपने वाई लोकल एक्सचेंज करनी होती है, वाइड लोकल एक्सचेंज, इसको हम जो है लंबक्टमी भी कहते हैं, ठीक है, जहां लंप होता है उस एरिया को जो है उस एरिया में जो है उसको रिमूव करना है, इसको लंपेक्टमी कहते हैं, और इसको वाइड लोकल एक्सचेंज भी कहते हैं। हाँ, अगर तो ट्यूमर जो है वो बड़ा मैसिव है, ठीक है, मैसिव है, और साथ में रीअकरेंस हो रही है, ठीक है, देन यू शुड नीड टू गो फॉर
टेक्टमी। अब ये मेस्टेक्टमी क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह कल जो है कैंसर का लेक्चर जब हम करेंगे उसमें देखेंगे व्हाट इज मेस्टेक्टमी, और मेस्टेक्टमी जो है वो उसके कितने आगे फर्दर प्रोसीजर है। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी है, मेस्टेक्टमी में आगे फर्दर है, सिंपल मेस्टेक्टमी है, मॉडिफाइड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको जो हम डिटेल के साथ देख लेंगे। तो ये आपकी क्लिनिकल रेजोल्यूशन फ्लोइडिस का मतलब होता है कि लिवर लाइक कह रहा हूँ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर होता है। ये देख रहे हो, आपको जो है हिस्टोलॉजिकल जो है स्लाइड देखने को मिल रही है। दूसरी बात जो मैंने बताई कि ये मैसिव होता है, इट टेंड्स टू इन्वॉल्व द योर होल ब्रेस्ट, और ये देख रहे हो आप कितना बड़ा ट्यूमर है, ठीक है, ये सारा का सारा जो है ट्यूमर है। और बॉजिलेटेड सर्विस की बात की मैंने, तो अब देख रहे हो कि लंब यहाँ पे भी उभरी हुई है चीज, यहाँ पर भी उभरी हुई है, यहाँ पर भी उभरी हुई है, ठीक है। तो ये मल्टीपल जगह पर जो है ये उभरा हुआ है ट्यूमर, तो इसको हम बोसिलेटेड सरफेस कहते हैं, लंपी बम्पी सरफेस, ठीक है। आपको ये पिक्चर्स बुक में नहीं दी हुई, तो इसलिए मैंने हर टॉपिक के साथ जो है बुक ऐड की, सॉरी पिक्चर्स ऐड की हुई है, ताकि आपको एक अच्छे से जो है वो टॉपिक जो है आपके दिमाग में बैठ सके, भाई ये था इस चीज में, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, सॉरी फिलेटस ट्यूमर एंड फाइब्रोएडिनोमा हमने कर लिया। अब जो हमने बात करनी है वो करनी है ग्लैक्टोरिया एंड ग्लैक्टोसिस, ठीक है। ग्लैक्टोरिया जो है बेसिकली इट इज नॉट अ लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन जब हम यूज करते हैं वो नॉर्मल बात करें, अगर मैसिव अमाउंट में लैक्टेशन हो जाए तो उसको जो है हम ग्लैक्टोरिया कहते हैं। तो ग्लैक्टोरिया जो है इसकी डिफरेंट काजेज हैं, ठीक है। यू कैन से कुपियस बाइलेटरल, इसको हम कहते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है कुपियस अमाउंट ऑफ बाइलेटरल मिल्क डिस्चार्ज, इसको हम कहते हैं ग्लैक्टोरिया, ठीक है। ये मेल्स में भी हो सकता है इन केस ऑफ इफ पेशेंट हैज अ गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। मेल में प्रोलैक्टिनोमा अगर हो तब भी हो सकता है, ठीक है। और कुशिंग डिजीज हो तब भी हो सकता है। तो अच्छा, इसकी काजेज क्या है, इसकी काजेज यहाँ पर लिख लो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है काजेज। तो सबसे पहले जो है आपकी ग्लैक्टोरिया की जो काज है वो है डोपामिन एगोनिस्ट, ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स, एंटी, ये जो वुमेन्स एंटीसाइकोटिक्स ड्रग लेती हैं इसमें कौन कौन सी आ जाती है, इसमें आ जाती है हेलोपेरिडोल, शूर जमाना, ठीक है, आपकी रिस्पेरिडोन, बस इतनी याद रख लो, जरूरी नहीं है कि आप सब करो। इनको हम डोपामिन एंटागनिस्ट भी कहते हैं, डोपामिन एंटागनिस्ट, ठीक है। तो ये बड़ी खास है डोपामिन एंटागनिस्ट के, अगर कोई बंदा डोपामिन एंटागनिस्ट ले रहा है या एंटीसाइकोटिक्स ले रहा है तो उनमें जो है ग्लैक्टोरिया आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी क्या कहा है, कुशिंग डिजीज, ठीक है, ठीक है। तो कुशिंग डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम इट्स आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम हम तब करेंगे जब डिजीज लाइंग विद इन द एड्रिनल ग्लैंड होगी, ठीक है। लेकिन कुशिंग डिजीज हम तब कहेंगे जब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में जो मसला होगा। अब जो कुशिंग डिजीज है क्यों होती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाता है। जब ट्यूमर होगा तो आपका जो है स्टाफ होता है ना, जिससे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो अटैच होते हैं वहां पर जो ये इफेक्ट करता है। अब मैं डीप नहीं जाऊंगा, सिर्फ समझा रहा हूँ क्या होता है कि कुशिंग डिजीज जो है यहाँ पर एडिनोमा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा तो आपको जो है वो ग्लैक्टोरिया वगैरह जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुशिंग डिजीज हो गया, उसके बाद पिट्यूटरी एडिनोमा, और मोस्ट कॉमनली जो है आपका प्रोलैक्टिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, और उसमें भी जो है वो प्रोलैक्टिनोमा। एक हम आगे पढ़ेंगे मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया मेन वन में, उनमें जो है आपको जो है पिट्यूटरी एडिनोमा देखने को मिल सकता है, और वो जो मोस्ट कॉमनली आपको पिट्यूटरी एडिनोमा देखने को मिलता है वो प्रोलैक्टिनोमा ही आपको जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हमारा बड़ा सिंपल है, इसमें हमने जो है मिल्क की प्रोडक्शन को रोकना होता है। तो इसमें हम ट्रीटमेंट जो है, चूंकि हम ये डोपामिन पेशेंट एंटागनिस्ट ले रहा था, हमने डोपामिन एगोनिस्ट दे देने हैं, डोपामिन एगोनिस्ट, जिसमें हम ब्रोमो क्रिप्टिन का नाम लेते हैं। और मोस्ट कॉमनली अगर ब्रोमोक्रिप्टिन की जगह कैबरग्लिन का नाम हो, ऑप्शन हो, अगर ये दोनों ऑप्शन हो ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैबरग्लिन, मोस्टली जो है वो 99% ऐसा नहीं होता कि आपको दोनों ही नाम दिए नहीं, कोई एक ही नाम दिया हुआ है। लेकिन अगर इन केस वो 1% एक एक्सेप्शन में आ जाए कि ब्रोमोक्रिप्टिन भी हो और कैबरगुलिन भी हो, ठीक है, तो यू शुड नीड टू मार्क कार्बाग्लिन बिकॉज ऑफ इट हैज अ वेरी गुड पोटेंसी एंड थेरेपेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो कैबरग्लिन जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। रेयरली हम सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो डन करते हैं, जिसमें हम डक की जो है वो लाइगेशन कर लेते हैं। तो ये रियली एक प्रोसीजर है, ये इतनी भी कोई ओवरवेलमिंग कंडीशन नहीं है, लेकिन गलैक्टोरिया ये जो मेडिकली जो है वो ट्रीट हो जाता है, ठीक हो गया।
उसके बाद जो है ग्लैक्टोसील, व्हाट इज ग्लैक्टोसील? तो ग्लैक्टोसील जो है बेसिकली ये उन वुमेन में होता है जो कि लैक्टेटिंग वुमेन होती है। और होता क्या है कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर डक्ट और ये डक्ट में किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो होगा क्या, होगा ये कि आपका जो है यहाँ पर मिल्क की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। जब मिल्क की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी तो वो यहाँ पर एक जो है लाइनिंग के साथ जो है एपिथेलियल लाइनिंग के साथ मिलकर जो है वो यहाँ पर सिस्ट बना लेगा, जिसमें जो है आपको मिल्क भी नजर आएगा। जब आप अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करेंगे आगे स्लाइड्स में हम दिखाऊंगा कि व्हाट ग्लैक्टोसिल कैसे दिखता है और ब्रेसिस वगैरह जो है वो कैसे देखने को मिलते हैं। तो दिस इज अ कंडीशन इन विच देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द डक्ट, ठीक है, जो कि आपके जो मिल्क के पैसेज पे वो रोकती है। जब मिल्क के पैसेज को रोकती है तो फिर वहां पर जो एक ग्लैक्टोसील बनने की जो है वो चांसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लैक्टोसील। क्योंकि इसमें आपका जो है मिल्क भरा होता है तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, नीडल एस्पायरेशन। आपने जो है वो मिल्क को जो है वो जो भी इसके अंदर फ्लूइड होता है वो आपने इसको निकाल देना होता है। उसके बाद आ जाए तो व्हाट इज ब्रेसिस? तो ब्रेसिस जो है बेसिकली दैट अकर्स इन द लास्ट डिकेड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है, लास्ट डिकेड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ है, ठीक है। और इट कैन बी फ्रॉम इट कैन बी अ सिंपल सिस्ट और इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें सिंपल सिस की, तो सिंपल सिस में आगे मैं बताऊंगा, अल्ट्रासोनोग्राफी दिखाऊंगा कि सिंपल सिस कैसे दिखते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस कैसे दिखते हैं। इसमें जो आपने बात याद रखनी है वो ये बात याद रखेंगे, थिन वॉल्ड होते हैं ये, ठीक है, प्लस इनमें जो है वो फ्लूइड होता है, बस इतनी सी बात। और जो कॉम्प्लेक्स सिस होते हैं इनमें क्या होता है, थिक वॉल होती है, प्लस इनमें फ्लूइड होता है, प्लस इनमें जो है वो सॉलिड कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट हम इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द एस्पायरेटेड फ्लूइड करते हैं, ठीक है। हमने क्या करना होता है, मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसमें क्या करना था हमने, नीडल एस्पिरेशन करनी होती है। नीडल एस्पिरेशन के बाद अगर हम देखते हैं कि अगर तो ये चीज जो है वो रिजोल्व हो जाए, इट्स ओके, फिर हम रीअश्योर कर देते हैं। लेकिन अगर एस्पिरेशन के दौरान आपको ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलता है या ब्लडी फ्लूइड देखने को मिलता है, देन यू हैव टू गो फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और कोर बायोप्सी जो है वो आप कर सकते हो टू रूल आउट एनी अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड है वो आपको अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी में ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी सिस्ट की मैनेजमेंट। अगर हम आगे पिक्चर देखें तो दिस इज योर गलैक्टोसील। आप ये देख रहे हो अंदर आपको जो है वो व्हाइटिश व्हाइटिश नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इज कंटेनिंग द मिल्क, ठीक है। तो ये गलैक्टोसील है, दिस इज योर सिंपल सिस्ट। आप देख रहे हो कि बिल्कुल थिन सी लाइन है, थिन वॉल्ड है, ठीक है। एंड दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सिस्ट। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो कि दिस इज योर वेरी वेरी थिक वॉल, ठीक है, थिक वॉल होती है, प्लस में फ्लूइड भी होता है, और साथ में आप ये व्हाइटिश कलर के सब्सटेंस देख रहे हो दैट आर सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें आपकी थिन वॉल होती है, प्लस इसमें जो है आपका फ्लूइड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी थिक वॉल होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फ्लूइड होता है, प्लस आपको कंपोनेंट नजर आते हैं। तो ये आपको जो है सॉलिड कंपोनेंट जो है वो देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द गैलेक्टोसिल बेसिस एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ व्हाट इज ब्रेस्ट एब्सेस। तो ब्रेस्ट एब्सेस क्या है एक्चुअली में? ब्रेस्ट एब्सेस जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो ये लैक्टेशनल मेस्टाइटिस की वजह से हो सकता है, इट इज ऑलवेज ड्यू टू द बैक्टीरियल मेस्टाइटिस, ठीक है, मोस्ट कॉमनली, ठीक है। इट इज ऑलवेज ड्यू टू बैक्टीरियल मेस्टाइटिस, ठीक है। और बैक्टीरियल मेस्टाइटिस की भी जो मोस्ट कॉमन काज है वो है लैक्टेशनल मेस्टाइटिस, ठीक है। अब वुमेन जो है कोई वुमेन जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उनमें जो है ये ब्रेस्ट एब्सेस बन सकता है, बिकॉज वो लैक्टेशन करवा रही है, तो एक लैक्टेटिंग वुमेन है, तो उनमें जो है ये चांसेस होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है, एस ऑरियस। और इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है नेजो ओरोफेरेंस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है।
नेजो ओरोफेरिंक्स ऑफ चाइल्ड, इसका ओरिजिन है। ठीक है, जारी बात है, जब बेबी सक करता है तो वो मुंह से जो है वो उसकी जो बैक्टीरिया वो ट्रांसफर हो सकते हैं, दैट विल लीड टू ब्रेस्ट एब्सेस और बैक्टीरियल मेस्टेटिस, यू कैन से लैक्टेशनल मेस्टेटिस। इसकी एक दूसरी फॉर्म है और वो है आपकी नॉन लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस, नॉन लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस। और ये मोस्ट कॉमनली जो आपको देखने को मिलता है इन डक्ट एक्टीजियल कंडीशन में। आगे हम देखेंगे व्हाट इज डक्ट एक्टीजिया। ठीक है, तो डक्ट एक्टीजिया के पेशेंट में आपको देखने को मिलता है, और इसमें भी अगर हम बात करें कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, तो एनएरोब्स और एरोब्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, दैट विल लीड टू द ब्रेस्ट एब्सेस आल्सो। ठीक है, और ये जो है जो वुमेन स्मोकिंग करती हैं उनमें भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन नो लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कायदा है डक्टेक्टेरिया, और डक्टेक्टेरिया में भी कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो काज करवा सकते हैं, एरोब्स एंड एरोब जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है। इनकी लोकेशन से आपको पता लग जाता है कि आया कि पेशेंट को जो है वो कौन सी जो है वो ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ ब्रेस्ट। ठीक है, दिस इज ब्रेस्ट, दिस इज एरोला, दिस इज निपल। ठीक है, अगर तो नो लैक्टेशन ब्रेस्ट जो है वो मे बी पेरी ओरियल, पेरी एरियोलर। ठीक है, पेरी एरियोलर से मुराद ये कि आपका जो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ ब्रेस्ट एब्सेस की एकुमुलेशन हो जाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेरी एरियोलर, एंड दिस इज ऑलवेज ड्यू टू अ डक्टल एक्टेरिया या पेरीडक्टल इन्फ्लेमेशन, डक्टल एक्टेरिया। ठीक है, और अगर आपका ब्रेस्ट एब्सेस जो है वो पेरिफेरल में आप जाए, ठीक है, पेरिफेरी टू द एरियोलर एरिया आ जाए, ठीक है, तो ये जो है ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशंस जिसमें डायबिटीज, स्टीरॉयड और रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह वगैरह जो है उनकी वजह से जो है ये हो सकता है। बहरहाल इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट एब्सेस में आपको ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है लैक्टेशनल मेस्टेटिस में, तो वो है आपका एसओरएस, इसको नहीं आपने बोलना। बहरहाल ये बताना मकसूद है कि एक्चुअल में होता क्या है, पेरी ओरियोलर एब्सेस क्या होता है, ठीक है, पेरिफेरल एब्सेस क्या होता है, पेरी ओरियोलर किस चीज में आपको देखने को मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स आ जाओ, तो क्लिनिकल फीचर में जारी बात है, एब्सेस है, इन्फ्लेमेशन है, तो पेन होगी। ठीक है, रेडनेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, एंड फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी, दैट विल बी अ लेट साइन, फ्लक्चुएशन लेट साइन। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट में आ जाओ, तो ट्रीटमेंट बड़ा डिपेंड करता है आपको ब्रेस्ट एब्सेस में कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। एक तो आपने इसका ऑर्गेनिज्म याद रखना है, दूसरी चीज जो याद रखना है क्लिनिकल फीचर्स, तो आपको माशाल्लाह से पता होने चाहिए सबको कि ब्रेस्ट बैक्टीरियल कंडीशन है तो इन्फ्लेमेशन होगी, फीवर होगा, रेडनेस होगा, ठीक है, पेन होगी, स्वेलिंग होगी। ठीक है, तो बैक्टीरियल काज है, तो आपने इसमें जो है पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे देनी है इन इफ देयर इज अ सेलुलैटिक फेज। और एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी आपने दे सकते हो, आप दे सकते हो फ्लूक्लोक्सलिन, ठीक है, क्लोक्सलिन दे सकते हो, और आप साथ में या आप जो है को अमोक्सिक्लेव जो है वो ऑक्सीक्लेव जो है ये ड्रग्स दे सकते हो इन पेशेंट। ठीक है, इफ देयर इज एनोरोब्स एरोब्स इन्वॉल्व, यू कैन गो फॉर मेट्रोनिडाजोल आल्सो। ठीक है, टू कवर दोस एरोब्स एंड एरोब्स। ठीक है, अच्छा, जो बात यहाँ पर याद रखनी है तो होगी सेलुलैटिस सपेरा, अगर तो एब्सेस फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुई, अभी सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन है। लेकिन अगर एब्सेस क्रिएट हो जाए या बन जाए ब्रेस्ट में, ठीक है, जो कि आप जब यूएसजी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस। ठीक है, फ्लक्चुएशन आपको नजर आ जाएगी, तो आपने विदाउट एब्सेस ड्रेनेज आपने उसको एंटीबायोटिक नहीं देनी। हाँ, अगर आप उसको विदाउट एब्सेस एंटीबायोटिक दे दोगे तो वो बायोमा बन जाएगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं आपने करनी। आपने जो है इफ एब्सेस अकर, ठीक है, तो उसकी ड्रेनेज करवानी है आप। ठीक है, अब यहाँ पर ड्रेनेज का जो है वो एक बड़ा क्लियर कट जो है आपकी बुक में इतना नहीं दिया हुआ, लेकिन जो है आपको स्टेप पता होने चाहिए कि क्या होता है। यूएसजी गाइड जो है, लेट मी क्लियर द स्ट्रोक्स।
ताकि मैं यहाँ पर लिख दूं। ओके। अच्छा, अब आपने एस्पायरेट कैसे करना है, एब्सेस को रिमूव कैसे करना है। पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए, आपने यूएसजी गाइडेड नीडल एस्पायरेशन करनी है, नीडल एस्पायरेशन करनी है। इससे आपने सारा का सारा एब्सेस जो है वो रिमूव कर लेना है। इट शुड बी फॉर एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है। अगर पहली अटेम्प्ट में नहीं हुआ, एब्सेस आपने निकाला फिर बन गया, फिर आपने जो है वो एक और अटेम्प्ट करनी है। 2 अटेम्प्ट्स में आपने जो है इसको पास इसको जो है वो रिमूव करना है एब्सेस को। अगर पहली अटेम्प्ट में होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर आपने एक और अटेम्प्ट इसको जो है यूटिलाइज करनी है। लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट फेल हो जाता है आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है, देन यू शुड नीड टू गो फॉर इंसियन एंड ड्रेनेज, ठीक है। आपने इंसियन देनी होती है, ठीक है। और इंसियन कहां पर देनी होती है, दिस इज योर फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट, और दिस इज योर एरियोला एंड दिस इज निपल, ठीक है। और आपने सरकम एरियोलर इंसियन देनी होती है, बिल्कुल एरियोला की बाउंड्रीज के साथ आपने इंसियन देनी होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट विल लीड्स द बेटर कॉस्मेटिक रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो है सब क्यूटिकुलर स्टिचेस लगा रहे हो तो वो स्कार जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होता है। तो दैट गिव्स वेरी बेटर कॉस्मेटिक रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद एक और इंसियन आप कर सकते हो, जिसमें जो है आप रेडियल इंसिजन कह सकते हो। और वो रेडियल इंसिजन आपने मैक्सिमम जहां पर टेंडरनेस होती है वहां पर करनी होती है। इसका स्कार जो है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेंडरनेस है तो यहाँ पर जो है आप इंसिजन दे सकते हो, तो इसका स्कार जो है नजर आएगा। एक तो ये जो एरियोला एरिया होता है, इसकी पिगमेंटेशन हुई भी होती है, तो स्कार जो है अगर पहली बात तो ये कि बहुत मिनिमल स्कार होता है, और अगर बने भी तो वो नजर नहीं आता ड्यू टू द हाईली पिगमेंटेड एरिया, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, सरकम एरियोलर इज गिविंग योर बेटर कॉस्मेटिक्स, ठीक है। ट्रीटमेंट फिर सुन लो, अगर एब्सेस बन गया है, अगर एब्सेस नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये आपने उसको एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट करना है। क्लोक्सासिलिन दे सकते हो, क्लोक्सासिलिन दे सकते हो, या आप कॉमनसेलिक दे सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ एरोब एनारोब आप मेट्रोनिडाजोल दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर एब्सेस फॉर्मेशन हो जाए तो विदाउट एब्सेस ड्रेनेज आपने उसको एंटीबायोटिक अलोन नहीं देना। हाँ, ड्रेनेज के साथ आपने एंटीबायोटिक कंटिन्यू करनी है, लेकिन एब्सेस ड्रेनेज के बगैर आपने एंटीबायोटिक नहीं देनी। उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू गो फॉर यूएजी गाइडेड नीडल एस्पिरेशन। नीडल एस्पिरेशन में आपने क्या करना है, आपने 2 अटेम्प्ट एटलीस्ट लेनी है। पहली अटेम्प्ट में अगर एब्सेस क्लियर हो जाता है लेकिन बाद में दोबारा बन जाता है, यू शुड नीड टू गो अगेन फॉर यूएजी गाइडेड नीडल एस्पिरेशन। 2 अटेम्प्ट के बाद दोबारा एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है, देन यू हैव टू गो फॉर इंसियनल इंसियन एंड ड्रेनेज, ठीक है। इसको हम इंसियन एंड ड्रेनेज प्रोसीजर भी कहते हैं। इसमें कौन सी आपने इंसियन देनी है, सरकम एरियोलर आपने जो देनी है, बिकॉज ऑफ दैट गिव्स योर बेटर कॉस्मेटिक रिजल्ट। और अगर एक है रेडियल इंसियन, ये हम देते हैं मैक्सिमम टेंडरनेस पॉइंट पर देते हैं, जहां पर मैक्सिमम टेंडरनेस होती है एब्सेस की, वहां पर जो हम इसको इंसाइज करके ड्रेन कर सकते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी बात, तीसरी बात जो आपने याद रखनी है कि आपने लैक्टेशन के ऑनगोइंग प्रोसीजर को जो है, अगर जारी बात है ब्रेस्ट एब्सेस पेशेंट में हो रही थी, लैक्टेटिंग वुमेन में हो रही थी, तो आपने कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करनी, इट इज रिकमेंडेड, इट इज 100% रिकमेंडेड, एडवाइस है कि आपने लैक्टेशन को जो है वो स्टॉप करना है, ठीक है। और आपकी ब्रेस्ट में जितना भी मिल्क है, वाया मिल्क पंप जो है, पहले तो आप लैक्टेशन को कैसे स्टॉप करना है, आपकी ब्रेस्ट में जितना भी मिल्क होगा पंप के जरिए आपने इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद अपने लैक्टेशन को स्टॉप करना है। तो हम आगे पीछे लैक्टोरिया का ट्रीटमेंट करके आए, उसमें हम क्या करते हैं, ब्रोमो क्रिप्टीन देते हैं या कैबरग्रीन देते हैं इन पेशेंट्स में, ताकि इनका जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो कम हो। तो हमने जो है मिल्क को निकाल कर लैक्टेशन को स्टॉप करना है टेम्परेरीली, ठीक है। तो आपने इन पेशेंट को ये देनी है ताकि मिल्क की प्रोडक्शन हो, ताकि और उसका जो ब्रेस्ट इशू है या ब्रेस्ट एरिया जो है वो हील हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी ये सब चीजें करने के बाद भी अगर आपका एब्सेस नहीं ठीक होता, देन यू हैव टू सस्पेक्ट एन अंडरलाइंग कंडीशन, ठीक है, या कुछ और सेकेंडरी कंडीशन, जिसमें जो मोस्ट कॉमनली आपने याद रखना है टीबी ब्रेस्ट, ठीक है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट डिजीज, इट इज अ काइंड ऑफ कैंसर। हम आगे कैंसर में इसको कवर कर लेंगे, व्हाट इज इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट डिजीज, ठीक है। टीबी ब्रेस्ट होगी तो आपने उसको अकॉर्डिंग टू टीबी एंटी टीबी थेरेपी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, ठीक है। और अगर इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट डिजीज होगी तो इट इज अ वेरी एग्रेसिव डिजीज, ठीक है। इसको हम इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू हम जो आगे हम कैंसर देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे एक्चुअल में ये होता क्या है।
होप्स ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस के जो टॉपिक है उसको मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। अब आ जाओ बारी है हमारी व्हाट इज डक्ट एक्टेजिया। तो डक्ट एक्टेजिया का मतलब ये है कि डायलेशन ऑफ द डक्ट, ठीक है। तो जब डायलेशन ऑफ द डक्ट हो जाती है तो होता क्या है कि उसके अंदर जो पैराफ्लूइड होता है उसकी स्टेसिस हो जाती है। वो कहते हैं ना, सारे लोग कहते हैं कि खड़ा हुआ पानी भी बदबू दे देता है, बदबू मार देता है। तो ऐसे ही हिसाब होता है कि जब डक्ट एक्टेजिया हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो कि होता क्या है कि इट इज अ डक्ट डायलेशन, ठीक है। तो जब डक डायलेशन हो जाएगी, पहले ये एक लेमिनर फ्लो के साथ जो है मिल्क पास कर रहा था, अब इसकी डायलेशन हो गई है, अब यहाँ पर ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, होगा क्या है, वो वहां परा परा उसकी स्टेसिस हो जाएगी। तो सियाने लोग कहते हैं कि खरा हुआ पानी भी बदबू मार देता है। तो इसी तरह से ये एक्यूमुलेशन मिल्क होता है, ये बाद में जो है क्या करता है, आपकी मिल्क से जो है वो ग्रीनिश कलर का जो है वो डिस्चार्ज लगाना निकालना शुरू हो जाता है, ग्रीनिश, या आप कभी कभार जो है ब्लैकिश डिस्चार्ज भी कंसीडर कर सकते हो। एंड दिस इज ड्यू टू ऑनगोइंग अंडरगोइंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जब डिस्चार्ज आपके निकलता है, ठीक है, तो ये निप्पल के सराउंडिंग एरिया में जिसको हम कहते हैं नैश निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स, वहां पर ये इरिटेशन करवा देता है, ठीक है। दैट विल लीड टू द इन्फ्लेमेशन एटसेट्रा, ठीक है। और ये पेरिडक्टल की इन्फ्लेमेशन भी जो है वो पेरिडक्टल एरिया जो होता है उसकी भी जो है वो इन्फ्लेमेशन करवा देता है, ठीक है। डक्टाइटेरिया में मैंने पहले आपको बताया कि इसमें आपको क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं। पहली बात है कि ग्रीनिश डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है, एक क्लिनिकल फीचर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको सब एरियोलर मास फील होता है, क्योंकि डायलेट हुई भी होती है डक्ट, उसमें जो है एक्यूमुलेशन हुई भी होती है। जब आप पाल्पेट करते हो तो आपको सब एरियोलर मैच देखने को मिलता है। दूसरी सिम्टम क्लिनिकल फीचर हो गया। तीसरा आपको देखने को मिलता है मेमोरी डक्ट फिस्टुला। आपको जो है वो आप आगे हम देखेंगे व्हाट इज मेमोरी डक्ट फिस्टुला। अगर तो अंडर गोइंग इन्फ्लेमेशन रहे तो उससे क्या होता है कि डक्ट फिस्टुला जो है, मेमोरी डक्ट फिस्टुला जो है वो बन जाता है। या ड्यूरिंग द इंसिजन एंड ड्रेनेज प्रोसीजर आप तो एब्सेस के केस में तब भी जो है ये आपको फिस्टुला देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होता है, मेमोरी डक्ट फिस्टुला आपको देखने को मिल सकता है। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने कल भी बताया ड्यूरिंग द कूपर लिगामेंट्स एनाटॉमी, ठीक है, ये रिट्रैक्शन क्या होती है। तो इसमें जो है स्लिट लाइक रिट्रैक्शन आपको जो है वो देखने को मिलती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो जारी बात है कि सब एरियोलर मास के साथ आता है पेशेंट। आपको ये तो नहीं पता कि आया कि कैंसर है क्या है, ब्ला ब्ला, लेकिन आपको अगर डिस्चार्ज है तो आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन आप रूल आउट नहीं कर सकते कि इट इज 100% केस वाइज एक्टिविटी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसकी असेसमेंट करनी है, ठीक है। कार्सिनोमा मस्ट बी रूल्ड आउट फ्रॉम द एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो असेसमेंट ट्रिपल असेसमेंट के तहत आपने इसको रूल आउट करना है। उसके बाद पेशेंट को जो आपने एश्योर करना है कि पेशेंट इज स्मोकिंग, आपने उसको एनकरेज करना है कि स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है ऑनगोइंग अंडर अंडर द एरियोला सब एरियोला, तो इसमें भी जो आपने एंटीबायोटिक्स दे देनी है। फ्लुक्सोसलिन दे सकते हो, उसके बाद जो है मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हो, बिकॉज ऑफ खाली यहाँ पर एसोरिस का ताल्लुक नहीं होता, यहाँ पर एरोब्स वगैरह एनारोब्स का भी जो है वो ताल्लुक होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर डिफिकल्ट केसेस हो तो इसका जो है ट्रीटमेंट सर्जरी है। और सर्जरी में भी कौन सा ट्रीटमेंट, ये आपने नाम याद रखना है कि हार्ट फील्ड ऑपरेशन। इसमें हम क्या कहते हैं, दिस इज द कोन एक्सचेंज ऑफ द मल्टीपल डक्ट, ठीक है। कोन एक्सचेंज ऑफ मल्टीपल डक्ट, ठीक हो गया। तो ये तो हमारा डक्टेक्टेजिया। आगे मैंने पिक्चर दी हुई है कि व्हाट इज डक्टेक्टेजिया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डायलेट हुई हुई है डक्ट्स, ठीक है, ये देख सकते हो। आप ये देख सकते हो डक्ट की डायलेशन हुई हुई है, ठीक है। और यू कैन सी हेयर द स्लिट लाइक निप्पल रिट्रैक्शन। और स्लिट लाइक निप्पल रिट्रैक्शन मैंने कल भी बताया था, एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर ब्रेस्ट, ठीक है। और ब्रेस्ट को जो होल्ड किया हुआ है जिस स्ट्रक्चर ने, उनको हम कहते हैं कूपर्स लिगामेंट, ठीक है। दीज आर योर कूपर लिगामेंट, ठीक है। स्लिट लाइक हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल ये जो लिगामेंट है इस निप्पल को थोड़ा सा इसने यहाँ से होल्ड किया हुआ है, यहाँ से होल्ड किया हुआ है, यहाँ से होल्ड किया हुआ है, यहाँ से होल्ड किया हुआ है। स्लिट लाइक जो हम कब नजर आती है, जब डक्ट एक्टेजिया हो। फॉर एग्जांपल डक्ट एक्टेजिया हुआ है,
और यहाँ पर जो है ये एक लीगामेंट जा रहा है। लेट मी ड्रॉ लीगामेंट विद योर ग्रीन कलर। अब ये डक्टर एक्टेरिया डायलेशन है, ये जब डायलेशन होगी तो लीगामेंट पर जो है वो नीचे की तरफ जोर डालेगी। जब नीचे की तरफ जोर डालेगी तो होगा क्या कि आपका जो ये रिट्रैक्शन है ये इधर मोस्टली हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जब ज्यादा हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैं कर रहा हूँ, ज्यादा हो जाएगी तो ये निपल के जिस एरिया को सपोर्ट कर रहा है उसको अंदर की तरफ खींच लेगा, तो दैट इज स्लिट लाइन, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैसिव मास हो तो ये सारे के सारे लिगामेंट इन्वॉल्व होंगे, तो ये पूरे पूरे के निपल को जो है वो अंदर खींच लेगा, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंशियल निपल रिट्रैक्शन। ये हम उसकी वीडियो इसकी जो पिक्चर देखेंगे जब हम कैंसर करेंगे कि सर्कमफ्रेंशियल निपल एक्चुअल में होता कैसा है, ठीक है। ये थे हमारा डक्टेक्टेजिया, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो व्हाट इज डिफ्यूज हाइपरट्रोफी ऑफ द ब्रेस्ट एंड व्हाट इज फैट नेक्रोसिस, ठीक है। तो डिफ्यूज हाइपरट्रोफी जो है आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ प्यूबर्टी और इन केस ऑफ प्रेगनेंसी वगैरह। ये जो प्यूबर्टी की एज में जो वुमेन होती हैं या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो आपको देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ जब आप प्यूबर्टी होती है होता क्या कि देयर इज अ मैसिव सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या हार्मोनल चेंजेस, जिसकी वजह से एकदम से जो है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज हाइपरट्रोफी ऑफ द ब्रेस्ट। प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी में भी देयर इज ऑनगोइंग मैसिव सर्ज of the estrogen progesterone that will lead to the diffuse hypertrophy of the breast, ठीक है। और ये ड्यू टू द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल चेंज होता है। तो आपने इसको ट्रीटमेंट अगर करना है तो ट्रीटमेंट आप कर सकते हो एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी से या रिडक्शन मेमोप्लास्टी। इन बार दफा केसेस में ये बहुत बड़ी बहुत ज्यादा इलाजमेंट हो जाती है, तो उनमें जो है वो जारी बात है, एक वुमेन है तो वुमेन के लिए कॉस्मेटिक कंसर्न्स होते हैं, तो वो फिर जो है रिडक्शन मेमोप्लास्टी की तरफ जा सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी आप दे सकते हो, एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी दे सकते हो। दूसरा इसका अगर कॉस्मेटिक कंसर्न्स है देन यू हैव टू गो फॉर रिडक्शन मेमोप्लास्टी, ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट इज फैट नेक्रोसिस। तो फैट नेक्रोसिस में होता ही है कि आफ्टर अगर ये इसके साथ जो आपको हिस्ट्री दी होगी ट्रोमा के बाद क्या होता है कि फैट नेक्रोसिस हो जाती है अंडर बीनीथ द चेस्ट बीनीथ द ब्रेस्ट, ठीक है। और वो मिमिक करता है कार्सिनोमा, तो यू शुड नीड टू रूल आउट कार्सिनोमा इन केस ऑफ फैट नेक्रोसिस। और दूसरी बात ये कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हिस्ट्री केस जब आपके पास क्लिनिकल सिनेरियो होता है तो हिस्ट्री ऑफ द ट्रोमा नहीं दी हुई होती, बल्कि वहां पर हिस्ट्री दी हुई होती है, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ वेयरिंग टाइट ब्रा, ठीक है। तो टाइट ब्रा की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली इसके साथ थोड़ी बहुत कोरिलेट करती है, क्योंकि ये जो ट्रॉमा की हिस्ट्री है ये 10-15 साल पहले हुई भी होती है, तो बाद औक़ात पेशेंट को नहीं भी याद आता, तो वो इसकी तरफ जाता भी नहीं है कि काश क्या पता उस ट्रॉमा की वजह से हुआ। तो फैट नेक्रोसिस ट्रॉमा की वजह से होता है, लेकिन ये बहुत पुराना ट्रॉमा हुआ होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो ये टाइट ब्रा पहनने की वजह से जो होता है। यू हैव टू रूल आउट कार्सिनोमा बिफोर गोइंग फर्दर, ठीक है। अगर फैट नेक्रोसिस है तो अपने पेशेंट को जो वो रीअश्योर कर देना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं फैट नेक्रोसिस से रिलेटेड। एक हेमाटोमा ऑफ द ब्रेस्ट है, ठीक है। और हेमाटोमा ब्रेस्ट भी जो है वो बेसिकली आपको जो है ट्रोमा के साथ देखने को मिलता है, ठीक है। और मे भी एक लंप बन जाए ब्रेस्ट के अंदर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, हेमाटोमा बन सकता है, ठीक है। तो आपने उसको भी जो है मैलिग्नेंसी से जो है रूल आउट कर लेना है। हाँ, अगर जब बायोप्सी करोगे तो आपको ब्लड नजर आएगा, ठीक है। तो जब ब्लड नजर आएगा तो आप कहोगे कि मे बी इट इज अ केस ऑफ कैंसर, ठीक है। लेकिन इन पेशेंट में ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, लेकिन बहरहाल आपने बायोप्सी लेनी है, उसको कंफर्म करना है, फर्दर रूल आउट करना है कि ये कैंसर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो व्हाट आर द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एंड निपल्स, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। व्हाट इज पोलीमेजिया, ठीक है। ये इसको हम पोलीमेस्टिया भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है पोलीमेस्टिया। इसका मतलब ये है कि एक्सेसिव ब्रेस्ट टिश्यू या मास। अगर हम बात करें तो दिस इज योर ब्रेस्ट, ठीक है। और ये जो ब्रेस्ट मिल्क लाइन है ये आपकी एक्जिला से स्टार्ट होती होती आपकी
क्यूबिक में जाती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं मिल्क लाइन, ठीक है। तो ये मिल्क लाइन के अलॉन्ग आपकी ब्रेस्ट जो है वो कहीं भी डेवलप हो सकती है, यहाँ पर 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 भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी। जस्ट इन केस आपने कभी बिल्ली देखी है, तो बिल्ली के जो आपने देखे निपल कोई 8-7 होते हैं आई थिंक सो, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने वुमेन्स में भी जो है एक ब्रेस्ट मिल्क लाइन बनाई होती है, और जिससे जो है आपके ब्रेस्ट डेवलप होनी होती है। लेकिन ड्यू टू अल्लाह की कुदरत के निजाम है, कॉस्मेटिक कंसर्न, ठीक है, सिर्फ दो ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होती है, और उनकी भी जो है पोजीशन जो है वो इंटैक्ट सेम वही होती है जो हर किसी में है। बहरहाल कुछ ऐसी कंडीशन में होता है कि एक्जिला में भी आपकी जो एक्सेस ब्रेस्ट देखने को मिल सकती है, या बिलो द जो ब्रेस्ट है ओरिजिनल पोजीशन है उससे नीचे भी आपको जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो देखने को मिल सकता है। व्हाट इज पोलीमेजिया? ये है पोलीमेजिया, ठीक है, दैट फॉलोज अ मिल्क लाइन, फॉलोज द मिल्क लाइन, ठीक है। उसके बाद पोलीथीलिया। तो पोलीथीलिया का मतलब यह है कि एक्सेसिव निप्पल, ठीक है। तो पोलीमेजिया के साथ आपको पोलीथीलिया भी देखने को मिल सकता है, या खाली पोलीथीलिया भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है एक्सेसिव निप्पल, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो व्हाट इज अमेजिया? अमेजिया का मतलब एब्सेंस, कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ द ब्रेस्ट एंड इट मे बी एसोसिएटेड विद पोलैंड सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एमेजिया, it can be associated with Poland syndrome. And what is Poland syndrome? Poland syndrome में क्या होता है कि आपकी ब्रेस्ट टिश्यू है वो एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट ब्रेस्ट टिश्यू, और आपके जो पेक्टोरल्स मेजर जो है और माइनर जो है वो भी जो है वो एब्सेंट होते हैं। यूनिलेटरल एब्सेंस ऑफ पेक्टोरल्स मेजर, ठीक है। दीज आर द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यूज एंड द निप्पल। आगे मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको एक्चुअल में होता क्या है। दिस इज योर पोलीमेजिया का केस है, इसमें जो है एक्जिला में आप देख रहे हो कि ब्रेस्ट टिश्यू इलाज हुआ है, ठीक है। और ये पोलीथीलिया का केस है, इसमें एक नॉर्मल जो निप्पल ये है, लेकिन यहाँ पर भी जो आपको देखने को मिल रहा है दिस इज अ केस ऑफ पोलीथीलिया एंड दिस इज अ केस ऑफ पोलीमेजिया। पोलीमेजिया के साथ जो है वो आपका पोलीथीलिया भी हो सकता है, लेकिन दिस इज प्योर पोलीमेजिया, ठीक है, पोलीथीलिया नहीं है इसमें, इसमें पोलीथीलिया है, ठीक है। तो दीज आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, ठीक है। एंड व्हाट इज मोंडोर्स डिजीज? तो मोंडोर्स डिजीज में क्या होता है कि मोंडोर्स डिजीज में जो है बेसिकली there is a superficial thrombophlebitis of the veins. This is a condition in which there is a superficial thrombophlebitis of the veins. Superficial थ्रोम्बोफ्लेबिटिस ऑफ वेन, और कौन सी वेन मोस्ट कॉमनली जो है वो है आपकी लेटरल थोरेसिक वेन, लेटरल थोरेसिक वेन, ये आपने बात नहीं बोली, ठीक है। एंड दैट इज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, ठीक है। इसमें कभी कभार अगर पेन हो तो ठीक है, लेकिन ये जो डिजीज है इसको जो है एनसेड्स वगैरह से जो है वो अगर पेन हो तो हम पेशेंट को जो है वो एनसेड्स दे सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज डक्ट फिस्टुला? मेमोरी डक्ट फिस्टुला। तो मेमोरी डक्ट फिस्टुला होता क्या है कि इट इज एन एबनॉर्मल communication between the periolar skin and the abnormal milk duct. Just assume this is breast, ठीक है, दिस इज योर पेरियोलर एरिया, ठीक है, एंड दिस इज निपल। अब यहाँ पर अंडरलाइन जो है वो डक्ट है, ठीक है, और लोब्यूल्स हैं, ठीक है। अब ड्यू टू एनी कंडीशन, या तो इसकी फिस्टुला बनने की क्या वजह हो सकती है? पहले तो आप देख लो कि एक तो डक्ट एक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। जब डायलेशन हो जाएगी तो वो वॉल पर प्रेशर डालेगी, जब वॉल पर प्रेशर डालेगी तो लीकेज हो सकती है, लीकेज होगी तो यहाँ पर जो है ये वाला पेरियोरल एरिया, यहाँ पर जो है वो एब्नॉर्मल कनेक्शन आपको जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर तो एब्सेस है, एब्सेस कहीं भी होगा ना वहां पर फिस्टुला बनने के चांसेस होते हैं, चाहे वो पिलेंडियल एब्सेस की बात करें, किसी भी जगह का एब्सेस की बात करें, वहां पर
जो है आपको फिस्टुला होने के चांसेस हैं अगर आप एब्सेस को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर उस एब्सेस को रिमूव करने के लिए आप ट्रीटमेंट करते हो लाइक इंसिजन एंड ड्रेनेज, तो इन कंडीशन में भी एड्रेनेजिंग इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो आपको फिस्टुला जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट सारे के सारे सब के सब ट्रीटमेंट सबकी सब जो काजेज है उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, तो आपने इन पेशेंट में जो है वो एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर डक्ट की डिजीज है देन यू हैव टू गो फॉर एक्सचेंज ऑफ द डिजीज डक्ट, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। आगे पिक्चर में मैंने बताया हुआ है कि दिस इज योर फिस्टुला बना हुआ है, तो फिस्टुला आप देख रहे हो कि इसमें से डक्ट मिल्क डक्ट के साथ कनेक्ट है, तो ये आपका जो है मिल्क डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। और ये आप देख सकते हो कि सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबिटिस है, और जो मोस्ट कॉमनली जिसमें वेन होती है वो आपकी होती है लेटरल थोरैसिक पेन इन्वॉल्व होती है इसमें, दैट इज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। और इसमें अगर पेन हो पेशेंट को तो आप सिर्फ एनसेड से जो है वो काम चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया, तो गायनेकोमेस्टिया में से यार एक आधा एमसीक्यू आ जाता होता है पाकिस्तान में एनआरई से रिलेटेड, कभी कभार नहीं भी आता लेकिन आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेल ब्रेस्ट enlargement नॉर्मली अल्लाह ताला की कुदरत के निजाम है, मेल में भी ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं, ब्रेस्ट ट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, मेल में चूंकि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है एस्ट्रोजन नहीं होता होता है। एस्ट्रोजन का आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन का आपकी स्पर्म मेच्योरिटी में बहुत बड़ा रोल है, अगर एस्ट्रोजन ना हो तो आपकी स्पर्म जो है वो मेच्योर ना हो। बहरहाल ये अलग से डिबेट हो जाएगी। तो मेल में जो है वो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इन एस्ट्रोजन को कम करता है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है, तो जब एस्ट्रोजन का कम लेवल होता है तो वो जो ग्लूब्यूल्स की ओवर ग्रोथ होनी होती है या हाइपरट्रोफी होनी होती है तो वो नहीं हो पाती, वो सप्रेस हो जाती है बाय नेचर। अच्छा, अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनमें जो है एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है या सरपास कर जाता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को या इंबैलेंस हो जाता है, तो उन केसेस में जो है वो मेल के जो अंडरलाइंग जो ब्रेस्ट ट्यूब्यूल्स या टिश्यूज है वो ग्रो कर जाते हैं, दैट विल लीड टू द गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। इसकी काजेज क्या है, तो फिजियोलॉजिकल में नियोनेटल काज है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, और हमें जो है वो एल्डरली पेशेंट में भी जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ड्रग्स में आपने याद रखना है निमोनिक, उसका निमोनिक है डिस्को, ठीक है। डी फॉर डाइजॉक्सिन, ठीक है। आई फॉर आइसोनियाजिड, एस फॉर स्पाइरोनोलैक्टोन, ये मोस्टली आपको इसी ड्रग का पूछा जाता है। सी फॉर सिमेटिडिन, ठीक है। और डिस्को के का लफ्ज बना रहा है तो के फॉर कीटोकोनाजोल, ठीक है। और ओ से जो है वो एस्ट्रोजन। ये सारी की सारी आपने जो है वो ड्रग्स याद रखनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी करके मैंने बता दिया है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोजन एक्सेस, एस्ट्रोजन एक्सेस आपको किन केसेस में देखने को मिल सकती है, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हो सकते हैं, ठीक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, सिरोसिस ऑफ द लीवर हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लीवर। अच्छा, जब सिरोसिस ऑफ द लीवर हो जाएगी तो इन पेशेंट में क्या होता है या हेपेटोसेलुलर डिजीज में होता है ये है कि लीवर इट इज अ प्राइमरी ऑर्गन टू ब्रेक डाउन ऑफ यू कैन से मेटाबॉलिज्म की साइट है फॉर एस्ट्रोजन। जब वो साइट ही डैमेज हो जाएगी तो वो जो एस्ट्रोजन है चाहे वो कम है लेकिन एक वक्त आएगा वो एक्यूमुलेट होना होता 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 ज्यादा हो जाएगा, सरपास कर जाएगा लेवल को ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। वो कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो यही हिसाब होता है। तो जब पास सरपास कर जाएगा तो इन केस ऑफ सिरोसिस लीवर, ठीक है, सिरोसिस ऑफ द लीवर, इन पेशेंट में गायनेकोमेस्टिया जो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद और कौन सी कंडीशन हो सकती है, ऐसी कंडीशन जिसमें टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए, ठीक है, एंड्रोजन इनसफिशिएंसी हो जाए, एंड्रोजन इनसफिशिएंसी हो जाए, तो इसमें जो है आप ओल्ड एज में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद लेप्रोसी और काइटस, रेडिएशन, रीनल फेलियर वगैरह वगैरह, ये बातें आपने याद रखनी है एंड्रोजन इनसफिशिएंसी से रिलेटेड, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखो यार अगर मेल में एक मतलब ब्रेस्ट जो है वो इनलार्ज हो जाए तो वो खुद ब खुद रिग्रेस नहीं हो सकती, ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन लेके घूम रहे होते हैं जिनको गायनेकोमेस्टिया होता है कि वो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के साथ जो है उनका जो ब्रेस्ट मास है वो डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, इट इज टोटली रॉन्ग।
एक मरतबा ये जो लोब्यूल्स हैं एक मरतबा अपने साइज में इंक्रीज हो जाए, इनका एक ही हल है, आपने जो है ट्रीटमेंट इसका आपकी बुक में लिखा हुआ है, सबक्यूटेनियस मेस्टेक्टमी, ठीक है, सबक्यूटेनियस मेस्टेक्टमी, वहां ब्लोगर की बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन दिस ट्रीटमेंट इज नॉट लॉन्गर परफॉर्म, ठीक है, ये ओल्ड टेक्निक है। अब जो हम न्यू ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम लाइपोसक्शन करते हैं, ठीक है, प्लस आप जो है ग्लैंड एक्सचेंज करते हैं। होता क्या है, जस्ट लेट मी ड्रॉ डायग्राम, ठीक है, दिस इज मेल बॉडी ट्रंक, ठीक है, और ये मेल का ग्नाइकोमेस्टिया वाला एरिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसमें होता क्या है, लाइपोसक्शन के लिए हम जो है यहाँ से एक्सट्रा करते हैं, बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, लाइपोसक्शन करते हैं और यहाँ पर इंसिजन देते हैं, सब एरियोलर जो है वो इंसिजन देते हैं टू रिमूव द ग्लैंड, ठीक है। तो न्यू टेक्निक में हम क्या करते हैं, लाइपोसक्शन करते हैं ताकि वो जो फैट टिश्यू है उसको भी रिमूव कर सकें, और साथ में जो हम ग्लैंड एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यू टेक्निक है फॉर द गायनेकोमेस्टिया। तो ये गायनेकोमेस्टिया मैंने बता दिया। उसके बाद आता है तो व्हाट इज मेस्टेल्जिया। तो मेस्टेल्जिया ये है कि ब्रेस्ट पेन को हम कहते हैं मेस्टेल्जिया, ठीक है, एल्जिया पेन, मेस्ट ब्रेस्ट, ठीक है, एंड इट कैन बी अराइज विद इन द ब्रेस्ट कैंसर और इट कैन अराइज फ्रॉम द चेस्ट वॉल दैट रेडिएट टू द ब्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड मेस्टेल्जिया, ठीक है। अब ये जो मेस्टेल्जिया ये साइक्लिक भी हो सकता है, ये नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। जो साइक्लिक पेन है इससे मुराद ये है कि वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ इसका लिंक होता है। ये जो पेन है ये बिफोर द मेंस्ट्रुएशन, 3 to 7 days बिफोर द मेंस्ट्रुएशन ये आपको पेन देखने को मिलती है, 3 to 7 प्री मेंस्ट्रुएशन आपको जो है ये पेन देखने को मिलती है। इट इज एसोसिएटेड विद फाइब्रोएडिनोसिस, इट इज एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस्टिक डिजीज एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड इट इज ऑलवेज ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। जारी बात है साइक्लिक पेन है तो जब हार्मोन का सर्ज होगा, ब्रेस्ट की जो है वो टेंडरनेस होगी, तो आपको जो पेन जो है ये देखने को मिल सकता है। जो नॉन साइक्लिक पेन होता है ये होता रहता है, ठीक है, नॉन साइक्लिक का मतलब ये होता रहता है, जो कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर नहीं होता या नहीं रुकता, ठीक है। पर ये जो साइक्लिक पेन है ये प्री मेंस्ट्रुएशन और 3 to 7 डेज स्टार्ट होता है, लेकिन आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो है ये इंप्रूव हो जाता है, ठीक है, या ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन जो है ये इंप्रूव हो जाता है। एज कम्पेयर टू नॉन साइक्लिक जो है वो उसका एक खास टाइम नहीं होता, वो होता रहता है, और दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ड्रग्स आल्सो, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके ट्रीटमेंट में जो है अपने पेशेंट को जो है वो रिश्योर कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है इफ देयर इज नो एनी मेलिग्नेंसी, ठीक है, उसको आपने रूल आउट लाजमी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इवनिंग प्रीमोस ऑयल जो है पेशेंट को रिकमेंड करना है, फॉर अ बेटर रिजल्ट अ पीरियड ऑफ 4 months शुड बी फॉलोड बाय प्रीमोस ऑयल, ठीक है। और ये जो प्रीमोस ऑयल है ये नॉन साइक्लिक पेन के लिए भी ठीक है और साइक्लिक पेन के लिए भी ठीक है, इन दोनों में कहीं ना कहीं जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। उसके बाद आप पेशेंट को कह सकते हो कि यू हैव टू सपोर्ट योर ब्रेस्ट, ठीक है, आपने जो है वो इतने टाइट ब्रा नहीं डालना, ठीक है, आपने कंफर्ट देखना है अपना, ठीक है। उसके बाद अगर इनसे भी हल ना हो तो आप डेनाजोल दे सकते हो, ठीक है। तो डेनाजोल जो है इट इज एन एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। साइक्लिक पेन होता ही क्यों है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो जब डेनाजोल आप दोगे तो उसका जो एस्ट्रोजन का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो डेनाजोल जो है वो आप दे सकते हो। उसके बाद और ड्रग्स है टेमोक्सिफिन, ये भी जो है आप पेशेंट्स को दे सकते हो, ठीक है। ये तो होगा पेन विद इन द ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है। एक कंडीशन है जिसको कहते हैं टीटी सिंड्रोम या टीजे सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके जो कोस्टोकॉन्ड्रोनल जंक्शन होते हैं वो वहां की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस की जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेन रेडिएट करती है इनटू द ब्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड टीचे सिंड्रोम, ठीक है। और ये इनको जो है इनको जो भी जो हम एनसेड के साथ जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, या इंट्रालीगिनल जो है स्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं इन पेशेंट में, लेकिन मोस्टली जो है एनसेड से जो है ये पेशेंट जो है वो ठीक हो सकते हैं। और अगर परसिस्टेंट रहे एनसेड के बाद भी तो यू विल गो फॉर इंट्रालीनल स्टेरॉइड्स ताकि उसकी जो पेन जो है वो खत्म हो जाए।
तो ये सारे के सारे थे हमारे B9 क्लिनिशियन होप्सो के, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ी बहुत जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लिनिकल सिनेरियो से लेते हैं, बड़े इजी से एमसीक्यू बनाए हुए हैं, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं इसमें। अ 22 years old woman present with a smooth mobile well circumscribed पेनलेस ब्रेस्ट मास, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोज, उसने डायग्नोज पूछा व्हाट इज डायग्नोसिस, तो फ्लैटस ट्यूमर बिल्कुल भी नहीं बनता यहाँ पर, बिकॉज ऑफ फ्लैटस ट्यूमर जो है मोस्टली जो है वो लास्ट किट में आपको देखने को मिलता है। तो डक्टेक्टेजिया नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। कोई यानी डिस्चार्ज की हिस्ट्री नहीं है, कोई यानी प्रीट्रैक्शन की हिस्ट्री नहीं है, ब्रेस्ट एब्सेस बिल्कुल भी नहीं है, वो कह रहा है पेनलेस ब्रेस्ट लंप है, ठीक है, और मोबाइल वेल सर्कमस्क्राइब्ड है एज कम्पेयर टू फ्लैटस ट्यूमर, हमने पढ़ा था ये बॉडी लेटेड सर्विस के साथ होता है। तो यहाँ पर जो है वो फाइब्रोएडिनोमा इट इज राइट ऑप्शन। और अगर बात करें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी, यूएसजी होगी, एमआरई होगी या मेमो होगी, तो आपने यहाँ पर लगाना है यूएसजी, बिकॉज ऑफ देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, ठीक है। ये एमसीक्यू हो गया आपका। अब 45 ईयर ओल्ड वुमेन की एज बताई हुई है, अब यहाँ पर देख लो, प्रेजेंट रैपिडली ग्रोइंग लार्ज, ठीक है, लीफ लाइक ब्रेस्ट मास, लीफ लाइक से आपको पता हो गया, पता चल रही है कि इसकी बात हो रही है, विद ओवरलाइंग स्किन डिस्टेंशन एंड प्रोमिनेंट वेन्स, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो एज के ऊपर आपने एक बात याद रखनी है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और रैपिडली ग्रोइंग है और लार्ज है, तो फाइब्रोएडिनोमा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ऑफ फाइब्रोएडिनोमा मोस्ट कॉमनली जो है वो 15 टू 25 ईयर ऑफ एज के में होता है। गनेकोमेस्टिया बिल्कुल भी नहीं है, गनेकोमेस्टिया भाई मेल कंडीशन है, तो ये तो जो भी गलत करेगा ना ये जो भी इंसान गैनेकोमेस्टिया लगाएगा उसको सुनामी है तोपूंगी। तो गैनेकोमेस्टिया विल नेवर बी, डक्टेक्टेजिया नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो एनी हिस्ट्री ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसका फ्लैडस ट्यूमर जो है वो आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑनवर्ड, a lactating 28 years old woman present with painful erythematous fluctuant lump। अब फ्लक्चुएशन की बात हो रही है, तो हमने ब्रेस्ट एब्सेस की बात करी कि लैक्टेट ब्रेस्ट एब्सेस की मोस्ट कॉमन काज है वो लैक्टेशनल मेस्टाइटिस है, और यहाँ पर लैक्टेटिंग वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। अब वो कह रही है कि पेनफुल है, erythematous भी है, रेडनेस भी है, फ्लक्चुएंट इज अ लेट साइन, मीनिंग कि उसकी एब्सेस फॉर्मेशन हो गई है, और लंप की बात हो रही है तो मतलब कि एब्सेस तो बन चुका हुआ है। इन द राइट ब्रेस्ट अकम्पेनिड बाय फीवर भी है, उसको सिस्टमिक साइंस भी है। व्हाट इज द इनिशियल डेफिनेटिव मैनेजमेंट, तो एंटीबायोटिक अलोन आपने नहीं देने, अगर दोगे एब्सेस की रीजंस में तो ये बायोमा की तरफ जाएगा, अंदर ही अंदर बैक्टीरिया और ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। कोड नीडल बायोप्सी नहीं करेंगे, सिंपल मेस्टेक्टमी भाई ये कैंसर थोड़ी है, उसने बता दिया। तो हम इंसिजन एंड ड्रेनेज और नीडल एस्पिरेशन विद एंटीबायोटिक्स करेंगे, ठीक है। इंसिजन एंड ड्रेनेज और नीडल एस्पिरेशन, मैंने आपको पहले बताया कि नीडल एस्पिरेशन करेंगे, पहली मरतबा करेंगे, अगर हल हो गया ठीक है, दूसरी मरतबा भी हम करेंगे, अगर दूसरी मरतबा में नहीं हल होगा तो आप इंसिजन एंड ड्रेनेज की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर इंसिजन एंड ड्रेनेज के बाद भी अगर मसला नहीं हल होता, देन यू हैव टू गो फर्दर, यू हैव टू असेस फर्दर और एन अदर सेकेंडरी काज, उसमें हमने देखा था टीबी हो सकता है, उसमें हमने देखा था इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो व्हाट इज फोर्थ केस ऑफ 50 इयर्स ओल्ड स्मोकिंग वुमन, 50 इयर्स ओल्ड की हिस्ट्री दी हुई है, प्रेजेंट विद सब एरियोलर मास, ठीक है, निप्पल रिट्रैक्शन, ठीक है, अ थिक स्टिकी ग्रीन ब्राउन डिस्चार्ज, यहाँ पर स्मोकिंग की हिस्ट्री भी आ गई है, ठीक है, हमने डक्टेक्टेजी में पढ़ा था स्मोकिंग हिस्ट्री होती है, और ये एज भी हमने देखी थी, सब एरियोलर मास होता है ये भी हमने देखा था, निप्पल रिट्रैक्शन भी हमने देख ली, इसमें जो निप्पल रिट्रैक्शन वो स्लिट होती है, थिक स्टिकी ग्रीन ब्राउनिश डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन कभी कभार आपको जो ब्लैकिश का भी बता दिया जाता है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, फाइब्रोएडेनोमा नहीं है, बिल्कुल इसमें डिस्चार्ज नहीं होता, मेमोरी डक्टेक्टेजिया, यस, मेमोरी डक्टेक्टेजिया जो है ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिलोइडस ट्यूमर नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं होता, एक्यूट मेस्टेटिस ये भी नहीं होता, इसमें जो है डिस्चार्ज आपको सेरस टाइप जो है वो डिस्चार्ज देखने को मिलता है, इसमें जो ग्रीन ब्राउनिश कलर जो है आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज वेल नोन कॉज ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड गैनिकोमेस्टिया ड्यू टू एंटी एंड्रोजेनिक मैकेनिज्म एक्शन, पैरासिटामोल नहीं करवाती, एस्पिरिन नहीं करवाती, मेटफॉर्मिन नहीं करवाती, स्पाइनोलेक्टोन जो है वो करवाती है, और हमने इसका जो निमोनिक पढ़ा था डिस्को, डी से आपका डाइजोक्सिन, आई से आपका एस्टोनियाजेड, एस से जो है स्पाइरोनोलेक्टिन, सी से जो है वो सिमेटिरिन, और एक डिस्को जब हम आवाज निकालते हैं तो ये के की आवाज निकालते हैं तो कीटोकोनाजोल, और ओ से जो है वो तो कुछ लोग एस्ट्रोजन बोलते हैं और कुछ लोग ओ एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो आपने इन चीजों को जो है याद रखना है, ड्रग जो गैनेकोमेस्टिया जो है वो करवाती है। हमारा लास्ट एमसीक्यू जो कि यूएसपी स्टाइल है,
इजी है, ठीक है। अब आपके लिए इजी लगना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ आपने अच्छे से लेक्चर ले लिया है। तो अ 42 years old woman present with clinic complaining of rapidly enlarging mass in left breast over 3 past month. She reports no nipple discharge, ठीक है, on skin or skin changes. Physical examination revealed a well circumscribed firm mobile 8 centimeter mass. वो कह रही है well circumscribed firm mobile 8 centimeter mass with prominent overlying skin veins and taut skin but no axillary lymphadenopathy, ठीक है। ओवरलाइन स्किन है, मोजिलेटेड सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। नीडल बायोप्सी शोज हाइपोसेलुलर हाइपरसेलुलर स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन, ठीक है, विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीफ लाइक आर्किटेक्चरल पैटर्न। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट, ठीक है। सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड रिएश्योरेंस नहीं भाई, उसका जो मास आप देख रहे हो तो 8 सेंटीमीटर है, अगर 5 सेंटीमीटर से लेस देन हो, ठीक है, जो कि आपने फाइब्रोएडेनोमा में पढ़ा, लेकिन फ्लैटस ट्यूमर में मोस्टली जो है वो साइज बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फाइब्रोएडेनोमा का भी केस होता जो कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होता, तो उसमें हम रियोश्योर नहीं खाली करते, हम ना तो ऑब्जर्व करते हैं। कोनिरल बायोप्सी फॉलो अप 6 मंथ, बिल्कुल भी नहीं। इंसिजन एंड ड्रेनेज विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, भाई ये ब्रेसप्सिस का केस नहीं है, ठीक है। वाइड लोकल एक्सियन विद नेगेटिव मार्जिन और मेस्टेक्टमी। अब वाइड लोकल एक्सियन विद नेगेटिव मार्किंग हम करते हैं, इसको हम कहते हैं लंपेक्टमी कहते हैं। और मेस्टेक्टमी जो है अगर रिकरेंस हो जाए या वेरी वेरी मैसिव फ्लैटिस ट्यूमर हो तो उसमें मेस्टेक्टमी कहते हैं। नेगेटिव मार्जिन हम क्यों करते हैं, नेगेटिव मार्जिन के साथ एक सीन क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ फ्लैटिस ट्यूमर को मैंने बताया कि बहुत रेयर होता है, लेकिन हो सकता है कि ये कार्सिनोमा में जो है वो सार्कोमा में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव मार्जिन जो है वो जरूरी होते हैं इन केस ऑफ फ्लैटिस ट्यूमर। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर। होप सो मैंने एक अच्छे वे में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी हमारा रह गया है ब्रेस्ट कैंसर, और उसके ऊपर जो है फिर हम इंशाल्लाह हम कल वीडियो बनाएंगे, डिटेल वो मेरा ख्याल इससे भी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।